वेल आज का क्लास अपना रेशियो का रिवीजन क्लास। क्वेश्चंस नोट करो फटाफट एक बार। मिक्सचर फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स। लिखिए लिक्विड रेशियो 2.5:1। लिक्विड रेशियो 2.5:1 in inventory 6 lakh, inventory 6 lakh, current ratio 4:1. Find out current liabilities and current assets. Yeah, next one. Current assets 3 lakh, current liabilities 2 lakh, full stop. It is desired to maintain the current ratio at 2:1 by paying off OFF, by paying off a part of the current liabilities, by paying off OFF a part of the current liabilities. Full stop. Calculate the amount of CL, calculate the amount of CL to be repaid. Next one, total assets 12,50,000, total debt 10 लाख, CL 5 लाख, calculate debt equity ratio. Next one, average inventory 40,000, inventory turnover ratio 8 times, goods are sold at a profit of 20% on sales. Full stop. Find out the profit. Next, inventory turnover ratio 5 times, cost of goods sold COGS 18,90,000, calculate 18,90,000 है COGS 18,90,000, calculate opening inventory and the closing inventory if inventory at the end is
2.5 times more than in the beginning. Be quick in solving this. I'll give you a maximum of 15 minutes of time. The first question जो दिए थे उसमें आपने कुछ लोग बोलो नहीं हुआ है, तो करंट रेशियो दैट इज CA/CL दिया हुआ अपने को 4:1. तो साफ समझ में आ रहा है इससे क्या हो जाएगा, दैट CA = 4CL. उसके बाद लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला इज व्हाट, CA माइनस स्टॉक, ये इन्वेंट्री, बाई CL. लिक्विड रेशियो इज 2.5. CA के जगह आप क्या लिख सकते हैं, 4CL. इन्वेंट्री कितना दिया है, 6 लाख, डिवाइडेड बाई CL. अभी अगर आपको समझ में नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, मैं एक स्टेप खाने का सोचा तो नहीं खाता हूँ. 2.5 CL = 4CL माइनस 6 लाख. अब खाली मैं साइन वाला चीज़ खा जा रहा हूँ. 1.5 CL = 6 लाख, माइनस माइनस खा गया हूँ. कोई दिक्कत है किसी को भी? साइड चेंज करो तो माइनस 1.5 CL आएगा, और इधर में माइनस 6 लाख, माइनस माइनस खा गया. देयरफॉर CL = 6 लाख डिवाइडेड बाई 1.5 बोले तो 4 लाख. CL अगर 4 लाख है, CA उसका 4 गुना, CA विल बी इक्वल्स टू 16 lakhs. आई होप दिस इज डन. सेकेंड वाला 1 लाख, किसी ने बोला 70, चलो कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं. किसी ने बोला 50,000, किसी ने बोला 1 लाख. सर जी CA/CL अपने को बोला है 3 लाख और 2 लाख. अभी बोला है दैट इस रेशियो को 2:1 मेंटेन करना है बाई पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज. कितना पे ऑफ कर देंगे तो वो 2:1 हो जाएगा. मान लेते हैं X रीपेमेंट कर देंगे, तो X अगर हम करंट लायबिलिटी रीपेमेंट करेंगे तो मेरा करंट लायबिलिटी भी X से कम होगा, करंट एसेट्स भी X से ही कम होगा. इसका मतलब 2 विल बी इक्वल्स टू 3 लाख माइनस X डिवाइडेड बाई 2 लाख माइनस X. इसमें कोई दिक्कत किसी को भी? 2:1 पे मेंटेन करना है. हम लोग मान ले रहे हैं कि अगर X रीपेमेंट करेंगे तो 2:1 आ जाएगा. ऊपर से भी X माइनस, नीचे से भी X माइनस एंड 2. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. 4 लाख माइनस 2X. यहाँ पे कई लोग गलती कर देते हैं, भूल जाते हैं दैट 2 से ये 2 इंटू 2 लाख माइनस X होगा, तो 2X होगा, ये इक्वल्स टू 3 lakhs माइनस X. साइड्स चेंज करेंगे आप, X विल बी इक्वल्स टू 1 लाख आएगा यार. स्टिल इफ एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम कि साइड चेंज करने के बावजूद भी, तो प्लीज लेट मी नो. द थर्ड वन, टोटल एसेट्स 12,50,000. सबका 2:1 आ गया है एवरीवन? श्योर? चलो थर्ड वाले का आंसर इज 2:1. किसी को भी कराना है? नहीं. नेक्स्ट, फोर्थ वाले का आंसर 80,000. लग रहा नहीं आया, कोई बात नहीं. एवरेज 80 नहीं आया तो फोर्थ वाले का, हाँ वही मैं करा रहा हूँ. एवरेज इन्वेंट्री 40,000. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 times. Goods are sold at the profit of 20% on sales. Find out the profit. सर जी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला इज व्हाट? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. मैं शॉर्ट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख रहा हूँ भाई. एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अपन को कितना बोला है?
8 times equals to COGS by 40,000. Therefore COGS is how much? 3,20,000. अब इसके बाद क्या कर रहे हैं ना, लोग इसी का 20% निकाल दे रहे हैं, गलती वहीं पे हो रही है, क्योंकि प्रॉफिट बोला था 20% ऑन सेल्स, और ये तो आपका कॉस्ट निकला है, तो इसका 20% निकालने से तो होगा नहीं. तो इफ़ द सेलिंग प्राइस इज 100, आप x लेके भी कर सकते हैं, 100 लेके कर, इफ़ द सेलिंग प्राइस इज 100 माइनस प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट विल बी 80. तो ये 3,20,000 है, तो 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो 20 कितना होगा? बस आपने को तो प्रॉफिट पूछा है, तो 3,20,000 अगर 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यार 20 कितना होगा? 80 ये विल बी द प्रॉफिट, दैट इज द आंसर. अभी इसका जो शॉर्टकट बताए थे, बहुत अच्छा बोला आपने सर. शॉर्टकट क्या होता है ना, कि एक यूनिवर्सल मैथमेटिकल ट्रूथ है कि प्रॉफिट, एंड ये जो सीख जाओ तो बहुत काम की चीज़ है, मैं पहले भी बताया था. प्रॉफिट अगर सेलिंग प्राइस के ऊपर 1/5 है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट 1/4 होगा. सेलिंग प्राइस के प्रॉफिट अगर 1/4 है, कॉस्ट के ऊपर 1/3 होगा. नीचे डिनोमिनेटर में एक कम हो जा रहा है, या रैदर कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट अगर 1/5 है, सेलिंग प्राइस के 1/6 होगा. अभी आपको ये पता होना चाहिए कि 1/5 का मतलब परसेंटेज टर्म्स में कितना होता है? 20%. 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%. 1/6 का मतलब 16. 2/3%. 1/3 का मतलब 33.33 या 1/3%. हाफ का मतलब 50%. ठीक है, तो आपको अगर यही पता है ना, तो CP से SP पे जाना है तो डिनोमिनेटर में नीचे 1 ऐड करना है, SP से CP में जाना है तो नीचे 1 माइनस करना है. किसी कोई मेरे जैसे भी होते हैं, उनको बोलते हैं सर कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है, याद नहीं रहता है. उसका फंडा सिंपल सा है कि यार कॉस्ट छोटा होता है, कॉस्ट कम होता है, सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, तभी ना धंधा कर पाओगे यार. कम कॉस्ट में खरीदोगे, ज़्यादा में बेचोगे. तो बस CP से SP में जाना है, नीचे एक बढ़ाना है, SP से CP में आना है, नीचे एक घटाना है. और सर अभी भी नहीं याद रहे तो मुझे माफ़ कर, देन नो शॉर्टकट्स. अब ये चीज़ एप्लीकेबल है खाली जब 1/समथिंग आएगा तब. हाथ क्यों खड़ा कर रहा था, बिना हाथ को तकलीफ दे रहा था, सुन तो लेता पूरा बात. ये सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब ऐसा परसेंटेजेस है. तो ये अब अगर 24% आ गया सर तो क्या करेंगे, तो या x ले लो, 100 ले लो, तब वही काम आएगा, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है. 16% आ गया, 15% आ गया, जो 1/समथिंग में नहीं कन्वर्ट हो सकता है, तो ये काम नहीं आएगा. यही शॉर्टकट इन सब परसेंटेज में काम आता है. 25% मतलब 1/4, 20% 1/5, 33 1/3% मतलब 1/3, ये सब में काम आता है. सो इस केस में क्या होगा कि कॉस्ट था 3,20,000 और प्रॉफिट बोला था 20% सेल, मतलब 1/5, तो कॉस्ट पे कितना 1/4, तो सीधा 3,20,000 का 1/4 वो भी 80,000. और यार ये कोई मैथमेटिकल कोई ट्रिक क्या खाली को बताने का, ये देखो ना आपने 20/80 किया था हमने. 20/80 क्या होता है यार, तो 1/4 ही तो होता है. तो क्या होगा अगर आपको ये वाली ट्रिक याद रहती है ना, तो क्या होता है आप ये SP वाला करना, उसके लिए इस लंबा प्रोसेस, उसमें क्या होता है आपका 5-10 सेकेंड सेव हो सकता है. ज़्यादा तो नहीं होगा, 10-15 सेकेंड सेव होगा आपका. अब एक और, पहले पुरुष हाथ उठाया, तभी है कि महिला हाथ उठा रही है. किस हाथ उठाने मतलब मारने वाला हाथ उठाना नहीं, किसी लॉस के केस में, तो लॉस उल्टा हो जाएगा यार. लॉस में क्या होगा, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट में जाओगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा. या इतना तो मालूम ही है, मारवाड़ी हो ना, कॉमर्स वाले मतलब मारवाड़ी हो. सेलिंग प्राइस से जब आप कॉस्ट पे जा रहे हो, एंड अगर लॉस में माल बेचे हो, तो ऑब्वियसली बात है ना, कॉस्ट ज्यादा था सेलिंग प्राइस कम था, तो रिवर्स कर देना यार. और सेलिंग और कॉस्ट से सेलिंग में होगे तो एक कम कर देना लॉस अगर है तो. और कुछ चाहिए नहीं, ओवर. कुछ लोगों ने बोला था 5 नहीं हुआ. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 18,90,000. जिन लोगों का नहीं हुआ तो उनके लिए बोल रहा हूँ. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज
5 टाइम्स। तो यहीं से हमारा एवरेज इन्वेंट्री निकल सकता है, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हमारा, COGS बाई एवरेज इन्वेंट्री। 5 इज इक्वल्स टू 18,90,000 डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। Therefore average inventory would be 18,90,000 divided by 5। कितना हो रहा है वो, 3,78,000। एवरेज इन्वेंट्री जानते हो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 होता है। ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग करने वाले, इफ द इन्वेंट्री एट द एंड इज 2.5 टाइम्स मोर देन इन द बिगिनिंग। 2.5 टाइम्स नहीं बोला है, 2.5 टाइम्स मोर देन दैट बोला है। इसका मतलब अगर ओपनिंग इन्वेंट्री x है, ये वापस x आ गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री वुड बी x प्लस 2.5x। पहले ये बताइए इसमें दिक्कत, बिकॉज इसमें लोग गलती क्या करते हैं, 2.5x ले लेते हैं, x को प्लस नहीं करते। 2.5 टाइम्स ऑफ दैट इन द बिगिनिंग बोलता तब तो खाली 2.5x लेते। 2.5 टाइम्स मोर देन दैट बोला है तो x प्लस ही है। तो हमारा एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला इज x प्लस ओपनिंग प्लस, तो हमारा क्लोजिंग को डायरेक्ट हम 3.5x लिख देते हैं फिर, हाँ या ना। तो x प्लस 3.5x बाई 2, एवरेज कितना था 378 इक्वल्स टू 4.5x बाई 2। देयरफॉर 4.5x इक्वल्स टू, ये कितना हो रहा है 7,56,000 हो रहा है। तो x इक्वल्स टू 7,56,000 डिवाइडेड बाई 4.5 कितना हो रहा है 1,68,000। ये ओपनिंग हो गया। देयरफॉर क्लोजिंग कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 1,68,000 कितना हो रहा है 5,88,000 हो गया। ये हो गया ना कंप्लीट। अब नेक्स्ट सम्स लिखो। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस RFO लिख सकते हैं आप शॉर्ट में, या सेल्स लिख सकते हैं। 16 lakhs रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 लाख। एवरेज इन्वेंट्री 2,20,000। और जैसा यहाँ एक मैडम ने रिक्वेस्ट किया था हमने वो दे दिया। ग्रॉस लॉस रेशियो 5%। हैप्पी? ग्रॉस लॉस रेशियो 5%। अच्छा आप लोग इतना तो याद होगा, जीपी रेशियो या ग्रॉस लॉस रेशियो अगर कुछ नहीं बोलता है ऑन सेल्स होता है। वैसे तो ऑन कॉस्ट ऑन सेल्स कुछ भी हो सकता है, बट अगर कुछ नहीं मेंशन किया तो हमेशा ऑन सेल्स लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या ग्रॉस लॉस रेशियो। चलो नेक्स्ट वन। हाँ एवरेज इन्वेंट्री 2,20,000। वर्किंग कैपिटल, नेक्स्ट क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल 2,40,000। करंट रेशियो 2.5:1। इन्वेंट्री 1,60,000। कैलकुलेट CA, CL and LR. What is LR? Liquid ratio. Again I'll repeat, वर्किंग कैपिटल 2,40,000 था, करंट रेशियो 2.5:1 था, इन्वेंट्री 1,60,000 था, CA, CL, LR निकालना है। नेक्स्ट वन। कैलकुलेट
Calculate opening and closing trade payables from the following. Opening and closing trade payables from the following. लिखिए, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो 4 times, कैश परचेजेस 25% ऑफ क्रेडिट परचेजेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4 lakh, GP 25%, opening inventory 5 lakh, closing inventory 6 lakh, trade payables at the end are 3 times more than that of the opening. Trade payables at the end are 3 times more than that of the opening. 3 दिया ना? Start solving. Be quick. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने बोला था ना. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोला 16 लाख. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर 16 लाख है एंड लॉस साफ समझ में आ रहा है 5%, मतलब कितना, 80,000. हाँ या ना? तो यार सीधी सी बात है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 16,80,000 होगा. एकदम छोटी सी सीधी सी बात. तो यार 16,80,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और एवरेज इन्वेंट्री है 2,20,000. नाउ प्लीज़ एक्सक्यूज मी, मैं फॉर्मूलाज नोट नहीं लिख रहा हूँ. COGS बाय एवरेज इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आ रहा है? 7.6 टाइम्स. जिनसे ये भी नहीं हुआ ना, उनके लिए खतरे की घंटी है भाई. ढंग से रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, नहीं तो इसका तो बहुत पीछे हैं अभी भी आप, जो भी थे मेरे जैसे. नंबर 8. हाँ, नंबर 7 में क्या क्या निकालने बोला आपने को? CA कितना आया है? 4 लाख. कोई दूसरा आंसर किसी का? एक सेकेंड, कोई हो तो आराम से बताइए ना, मैं करा दूंगा. CL 1,60,000. LR 1.5:1. ये नहीं आया सर. 3:2 चलेगा. 3:2 हो, 1.5:1 चलेगा. उसके लिए नो लड़ाई झगड़ा. एनीवन, एनी प्रॉब्लम? सबका आ गया? नंबर 7 ठीक है, बोर्ड पे करा दे रहे हैं. करेंट रेशियो बोला है 2.5:1. एंड प्लीज़ रिमेंबर, जिनको फॉर्मूलाज नहीं याद अभी भी, आई कांट हेल्प देम, ओनली गॉड कैन हेल्प देम नाउ. अगर जो लोग अभी तक फॉर्मूलाज भी लर्न नहीं किए, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गॉड. करेंट रेशियो इज CA बाई CL एंड बोला है 2.5:1. तो CA by CL is 2.5. Therefore, CA is equals to 2.5 CL. Working capital is nothing but CA minus CL. Working capital बोला है 2,40,000 and that is 2.5 CL minus CL. Therefore, 1.5 CL is 2,40,000. CL equals to
2,40,000 बाई 1.5 कितना आ रहा है? क्या बात है, कोई आंसर नहीं दे रहा है? 160। तो सी एल अगर 160 आ गया, सी ए विड बी 2.5 इंटू 1,60,000, दैट इज 4 लाख। इन्वेंट्री बोल दिया था 1,60,000। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला सी ए माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाई सी एल। मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी लोगों को मे भी थोड़ा सा कि क्या पता रिवीजन हो जाए उन लोगों का, बोल के लिख दिया 4 लाख माइनस स्टॉक 1,60,000 बाई सी एल 1,60,000, 240 बाई 160, that is 1.5:1, that is 1.5:1. ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स बताएं। कैश परचेजेस 25% ऑफ क्रेडिट परचेजेस। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस 4 लाख, जीपी 25%। तो यहाँ समझ में आ रहा है दैट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वहीं पे है, रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन एंड जीपी। तो सिंस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 4 लाख, जीपी रेशियो 25%, ऑब्वियसली इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 1 लाख होगा। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन में से अगर हम जीपी माइनस कर देते हैं 3 लाख हमारा क्या हो जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड मॉर्निंग, दैट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिनको अभी तक फॉर्मूलाज नहीं आता है, वेरी सॉरी, उनके लिए क्लास काम की नहीं है। जिनको अभी तक फॉर्मूलाज भी नहीं आता है, ये क्लास भी उनके कोई काम की नहीं है। वेल एनीवेज, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री बोला है, वो क्या काम आएगा भाई? COGS का फॉर्मूला क्या होता है? इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, वैसे देखा तो प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होता है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब यार ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था हमारा? 5 लाख था। COGS 3 लाख है, परचेजेस पता नहीं, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? 6 लाख। तो साफ समझ में आ रहा है कि परचेज जब साइड चेंज करेंगे परचेज का वैल्यू कितना हो जाएगा? परचेज 4 लाख आएगा। एवरीवन पहले बताइए, ये जो परचेज आई ये तो क्या है? ऑब्वियसली टोटल परचेज होता है ना ये तो। अभी अपने को क्वेश्चन में बोला है कैश परचेजेस आर 25% ऑफ क्रेडिट परचेजेस। यार क्रेडिट परचेजेस अगर 100 है, आप एक्स भी ले सकते हो, डोंट माइंड। कैश परचेजेस आर 25, बिकॉज कैश परचेज बोला है 25% ऑफ क्रेडिट परचेजेस। इसका मतलब टोटल परचेज कितना हो गया? 125। तो ये हमारा जो 4 लाख है, ये अगर 125 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 100 मतलब क्रेडिट परचेजेस कितना होगा? 3,20,000 है क्या क्रेडिट परचेजेस? क्यों निकाला? क्योंकि अब जिनको फॉर्मूला नहीं आता उनको तो नहीं पता चलेगा क्यों निकाला, और जिनको फॉर्मूला पता है उनको मालूम है दैट ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला में वी नीड क्रेडिट परचेजेस बाय एवरेज पेबल्स। तो क्रेडिट परचेज वहां काम आएगा हमको, इसलिए निकालना पड़ा। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू
credit purchases divided by average payables, credit purchases is 3,20,000, 4 टाइम्स बोला ही है बाई एवरेज पेबल्स। तो यहाँ साफ समझ में आ रहा है, यहाँ से एवरेज पेबल्स कितना आ जाएगा, 3,20,000 बाई 4, दैट इज इक्वल्स टू 80,000। ये तो एवरेज आया हमारा। पहले यहाँ तक सभी को देख लो, उसके बाद मैं आगे जाऊँगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को तो पूछ लो। उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। ट्रेड पेबल्स एट द एंड आर 3 टाइम्स मोर अगेन दैन दैट ऑफ द ओपनिंग। मोर पे जोड़ दिए अपने, मतलब ओपनिंग वाला अगर वाई है, ओपनिंग वाला अगर वाई है तो क्लोजिंग वाला क्या होगा, वाई प्लस 3y। मतलब क्लोजिंग वाला हो गया हमारा 4y। एवरेज ट्रेड पेबल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाई 2। 80,000 इक्वल्स टू y प्लस 4y बाई 2। यार सिंपल सी बात है, 5y इक्वल्स टू 1,60,000। तो y इक्वल्स टू 1,60,000 बाई 5 कितना हो रहा है, 32,000। तो ओपनिंग अगर 32 है, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स उसका 4 गुना होगा ना शायद, 4y। 32,000 इंटू 4 कितना हो रहा है, 1,28,000। तो 32,000 एंड 1,28,000 आंसर हो गया। वेल एक रेशियो जिसको लेकर के CBSE एंड ISC में थोड़ा सा डिफरेंसेस था, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो और ISC में डेट टू टोटल एसेट। यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टोटल एसेट्स टू डेट अगर बोला है मतलब ऊपर में टोटल एसेट रहेगा, नीचे डेट रहेगा। और डेट टू टोटल एसेट बोला है तो ऊपर में डेट रहेगा, नीचे टोटल एसेट्स रहेगा। आई थिंक दैट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन। नंबर 1। नंबर 2, दिस वन मोर थिंग। सेकेंड बात, प्रोप्राइटरी रेशियो परसेंटेज में भी निकलता है एंड इस2 में भी निकलता है, पता होना चाहिए। मीन्स दैट कैन बी ओनली योर इक्विटी बाय द टोटल एसेट्स, शेयरहोल्डर्स फंड्स बाय टोटल एसेट्स। खाली वो छोड़ते हैं तो इस2 में आएगा, एंड इनटू 100 करते हैं तो परसेंटेज में आएगा। नो वेल इट डिपेंड्स MCQ के ऑप्शंस में कौन सा दिया है। प्रोप्राइटरी रेशियो दोनों निकलता है एंड WB हमेशा उसको परसेंटेज में निकालते हैं, ठीक है ना। नाउ टेक वन क्वेश्चन। बहुत छोटा सा है। कैलकुलेट द टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो from the following information. Capital employed 40 lakhs, shareholders funds 24 lakhs, current liabilities 4,80,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 40 लाख, शेयरहोल्डर्स फंड्स 24 लाख, करंट लायबिलिटीज 4,80,000।
कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। द राइट आंसर 2.8:1। कैसे कि कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, शेयर होल्डर्स फंड्स दिए हैं, तो अपने को पता है दैट कैपिटल एम्प्लॉयड इज व्हाट, शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म डेट्स, जो समझ लो आप, लॉन्ग टर्म डेट्स लिखो या जो लिखो। अभी अपने को शेयर होल्डर्स फंड्स अलग से दे दिए 24 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिए 40 लैक्स, तो साफ समझ में आ रहा है कि हमारा लॉन्ग टर्म डेट्स या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म जो बोले वो कितना है, 16 लाख है। एसेट साइड का टोटल इज नथिंग बट लाइबिलिटी साइड का टोटल, टोटल एसेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, तो बचपन से जानते हैं अकाउंट्स का, बचपन से ही, राइट। तो हमारा टोटल लाइबिलिटीज कितना होगा, टोटल लाइबिलिटीज इज नथिंग बट शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस करेंट लाइबिलिटीज। ये तो लाइबिलिटी साइड का टोटल होगा यार। शेयर होल्डर्स फंड्स 24 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 16 लाख, करेंट लाइबिलिटीज 4,80,000, तो टोटल लाइबिलिटीज हमारा कितना हो गया, 44,80,000। यही हमारा टोटल एसेट्स भी है, हाँ या ना, यही हमारा टोटल एसेट्स भी आ गया। अब टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, तो 44,80,000 डिवाइडेड बाई डेट इज हाउ मच, 16 lakhs. This formula is what, total assets divided by long term debts. Answer is 2.8:1. Well, देखिए, assume that the proprietary ratio of a company is 0.6:1. अच्छा, एनीवन 0.6:1 को परसेंटेज टर्म्स में क्या होता है, बाकी लोगों को पता भी नहीं, 60% है। 0.6:1 का मतलब है दैट इज नथिंग बट 60%। ये आपको भी इतना फास्ट रखना होगा अपने आप को यार। स्टेट गिविंग रीजंस comma whether the ratio will increase comma decrease or will not change in each of the following cases. Number 1, issue of equity shares for cash. Number 2, issue of equity shares against purchase of machinery. Number 3, issue of debentures against purchase of machinery, redemption of debentures for cash, conversion of debentures, next point है, next है मतलब नंबर 5, राइट। 4th है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, 5 है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू प्रेफरेंस शेयर्स, नंबर 6 buyback of its own shares by a company, buyback of its own shares by a company,
Number 7, purchase of fixed assets for cash. Number 8, purchase of fixed assets on long term deferred payment basis. वो परचेज फिक्स फॉर कैश अलग था मैडम, अभी दूसरा शुरू हो गया है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट ऑन लॉन्ग टर्म deferred payment basis. Number 9, sale of fixed asset costing rupees 1 lakh, sale of fixed asset costing rupees 1 lakh for rupees 80,000. Next, sale of a fixed asset costing rupees 2 lakh for 2,50,000. Next, 2,50,000. Issue of bonus shares next, issue of bonus shares. Next, declaration of final dividend. प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला सभी को याद होगा, शेयरहोल्डर्स फंड्स बाय टोटल एसेट्स. ये भी पता होगा दैट जब भी ऐसा जब 0.6:1 या कुछ भी दिया रहे, इंक्रीज डिक्रीज रहे, तो बेटर था न्यूमेरिकल्स अपने मन से ले लेना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज. अब 0.6:1 है, 6 लाख बाई 10 लाख ले लो, 60,000 बाई 1 लाख ले लो, कुछ भी फिगर्स अपने मन से लेके करो आप, तो ज़्यादा चांसेस रहेगा कि आंसर आपका करेक्ट आएगा. हर एक चेंज का, जैसे इश्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स फॉर कैश, आपने शेयर्स इशू किया तो हमारे इस फॉर्मूला पे क्या फ़र्क पड़ेगा, शेयर होल्डर्स फंड्स बढ़ जाएगा. अब ऐसा जब नॉर्मल है तो अब भले ही मत लिखो वैल्यूज़, बट ऊपर बढ़ जा रहा है और डिनोमिनेटर सेम है, टोटल एसेट्स भी बढ़ेगा, बिकॉज नया शेयर जब आप इशू कर रहे हैं तो नीचे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक बढ़ जाएगा. अभी मान लीजिए ओरिजिनली रेशियो, अच्छा अब आप बोले सर दोनों में बढ़ रहा है, तो बहुत लोग क्या सोचते हैं नो चेंज, क्योंकि दोनों में तो सेम अमाउंट से बढ़ेगा. नो चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा. आप कितनी बार समझाया, करंट रेशियो में, डेट इक्विटी में, हर सब में बताया हुआ है कि दोनों में अगर प्लस हो रहा है, दोनों में अगर माइनस हो रहा है तो चेंज होगा. नो चेंज मत सोचना, चेंज नहीं होगा ओनली अगर 1:1 होता है. तो याद है बताए थे, अगर 1:1 कोई रेशियो है एंड ऊपर नीचे दोनों में ही सेम अमाउंट प्लस हो रहा है या सेम अमाउंट माइनस हो रहा है, तब तो नो चेंज आएगा. बट अगर 1:1 नहीं है, जैसे 0.6:1 है, तो मान लीजिए 60,000 एंड 1 लाख, छोटा सा फिगर लेते हैं अपने. अब मान लीजिए न्यू शेयर्स आपने 20 जगह इशू किया है, तो ऊपर 20 नीचे 20, तो क्या हो गया यार, 80,000 बाई 1,20,000. 80,000 बाई 1,20,000 का मतलब क्या हो गया, 2:3. मतलब उसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा सर आपका 0.67:1. पहले क्या था 0.6:1, चेंज तो 1 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. अब भले पॉइंट में हुआ है, क्यों, हमने फिगर छोटा लिया है. आप फिगर ज़्यादा लेते 20 जगह 40,000 करते और करते कुछ भी करते, चेंज आएगा ही. और क्या आएगा चेंज, यहाँ पे इंक्रीज आ रहा है. ये कैसे पता चला, जब आप वैल्यूज पुट किया तब पता चला, तो वैल्यूज पुट करके देख लेना चाहिए. क्लियर है. अब सॉल्व कीजिए कि किसका इंपैक्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे क्या पड़ रहा है, आपको समझना होगा. स्टार्ट सॉल्विंग इट. सेकेंड वाले में क्या होगा, सेकेंड वाले में भी इंक्रीज होगा, क्योंकि इसमें सेम लॉजिक है, ऊपर और नीचे दोनों सेम अमाउंट से बढ़ जाएगा. बिकॉज अब शेयर्स इशू कर रहे हैं अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी, तो टोटल एसेट भी उतना से ही बढ़ेगा, शेयर कैपिटल भी उतना से ही बढ़ेगा. तो जैसे पहला केस में इंक्रीज आया था, इसमें भी इंक्रीज आएगा. थर्ड वन, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी. आपने मशीन खरीदा और बदले में डिबेंचर्स इशू किया, तो ऊपर तो फर्क पड़ेगा नहीं, बट नीचे पहले आपका टोटल एसेट मान लेते हैं 1 लाख था,
फिर आपने मशीन मान लो अगर 40 जगह खरीदा, तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर अनचेंज, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, डिक्रीज होगा। चलिए नंबर 4, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। तो सिर्फ डिनोमिनेटर क्या कम हो जाएगा कि ऊपर शेयरहोल्डर्स फंड्स पे तो फर्क पड़ेगा नहीं आपका, और नीचे सिंस आप डिबेंचर्स रिडीम कर, रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट, पैसा लौटा देना, तो डिबेंचर्स कम हो रहा है, वो तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, और उधर में हमारा बैंक बैलेंस कम हो जा रहा है। बैंक बैलेंस जब कम हो रहा है हमारा टोटल एसेट कम हो जा रहा है, हाँ या ना। जिसको कहीं भी मान लो 40 हज़ार रिडेम्पशन कर रहे हैं, तो 60,000 बाई 1 लाख था पहले, -40 हो गया। ऑब्वियसली आंसर क्या हो रहा है एवरीवन, इंक्रीज। डिक्रीज नीचे से हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है रेशियो। एनी क्वेश्चंस? अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज बोल देना। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू प्रेफरेंस शेयर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊपर बढ़ रहा है कि डिबेंचर्स को प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो ऊपर शेयरहोल्डर्स फंड्स बढ़ जा रहा है, नीचे फर्क पड़ नहीं रहा है, तो इंक्रीज होगा। नंबर 6, कंपनी अपना शेयर्स बाईबैक कर रहा है। अब जब बाईबैक कर रहा है इसका मतलब ऊपर से शेयर कैपिटल कम हो जाएगा। सर बाईबैक का मतलब क्या होता है, कंपनी अपना जो शेयर इशू किया हुआ था उनको वापस खरीद ले रहा है। जब इशू करता है तब शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, जब खरीद ले तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। जैसे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर का पैसा लौटाना। बाईबैक और शेयर्स का भी मतलब वही है, इक्विटी शेयर का पैसा लौटा रहा है कंपनी, राइट। तो बस उसका रिडेम्पशन है, उसका बाईबैक होता है, टर्मिनोलॉजी इज डिफरेंट। तो ऊपर से कम हो रहा है, मान लेते हैं 30,000, नीचे से भी तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा 30,000, हाँ या ना। तो कितना हो गया सर, 30/70 क्या हो गया रेशियो हमारा, जो भी आ रहा है। क्या इंक्रीज या डिक्रीज क्या आएगा, चेक कर लिए, चेक कर लिए, कोई भी वैल्यू पुट के चेक कर लिया, क्यों ये कर रहे हैं, डिक्रीज आ रहा है, दैट्स राइट, डिक्रीज आएगा। तो बाईबैक में बिकॉज पैसा जा रहा है, कंपनी जो पैसा जब सर बाईबैक ऑफ ओन शेयर्स की बात कर, नंबर 6 की बात कर रहे हैं सर, राइट। नंबर 7, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर कैश, नो चेंज बिकॉज एक एसेट जा रहा है दूसरा एसेट आ रहा है। नंबर 7 नो चेंज, राइट, that is purchase of fixed asset for cash में। next one, purchase of fixed asset on long term deferred payment basis, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा है और लॉन्ग टाइम में पेमेंट किया, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बढ़ रहा है आपका, उसका तो इस रेशियो में फर्क पड़ नहीं रहा है, बट डिनोमिनेटर में टोटल एसेट्स बढ़ जा रहा है, डिनोमिनेटर में टोटल एसेट्स बढ़ जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा, डिक्रीज। नंबर 9, फिक्स एसेट आपने बेचा है, 20,000 के लॉस में बेचा है, तो पहले ऊपर में 60,000 था, लॉस में बेचा है, मतलब -20,000 होगा, हाँ या ना। मेरे भाई और मेरी बहन 1 लाख का फिक्स एसेट जब 80,000 बेच रहे हैं तो 20,000 का लॉस हो रहा है, पहले बताइए हाँ या ना। ऊपर नीचे गया तेल लेने, लॉस हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है मतलब रिजर्व एंड सरप्लस कम होगा कि नहीं, हमारा लॉस होगा मतलब हमारा पीएल अकाउंट का बैलेंस कम होगा कि नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस कम होगा ना। तो ऊपर से 20 से माइनस, अब हम नीचे आते हैं, नीचे क्या होगा, नीचे भी तो 20 से कम हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख का एसेट गया, कैश आया 80,000, तो एसेट्स भी 20,000 से कम, ऊपर भी 20,000 से कम। एंड दोनों से जब डिक्रीज होता है अल्टीमेटली रेशियो भी डिक्रीज होता है। कोई भी वैल्यूज ले लो आप, बात समझ में आ रहा है कि ऊपर से -20 क्यों हुआ, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस हमारा कम हो जाएगा ना, लॉस है। कमिंग टू नंबर 10, फिक्स एसेट आपने बेचा इस प्रॉफिट में, तो पहले था 60,000 ऊपर में, ऊपर 50,000 बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा,
ये प्रॉफिट है तो रिजर्व सरप्लस बढ़ेगा ना, प्रॉफिट हुआ है तो शेयरहोल्डर्स फंड्स बढ़ जाएगा हमारा। और नीचे भी पहले था 1 लाख, नीचे कितना हो जाएगा 50,000 बढ़ जाएगा कि 2 लाख का एसेट गया 2.5 लाख का एसेट आया, क्या होगा ऐसे इंक्रीज आएगा। दोनों में जब प्लस होता है तो इंक्रीज आता है। नेक्स्ट इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स जब इशू होता है, बोनस शेयर्स का इशू करने का मतलब क्या होता है कि कंपनी अपना रिजर्व एंड सरप्लस को कम करके कैपिटल में कन्वर्ट कर दे रहा है। इशू ऑफ बोनस शेयर्स नथिंग बट कैपिटलाइजेशन रिजर्व। लास्ट क्लास में बात किए थे हम लोग, तो रिजर्व्स कम हो जाएगा, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स फंड सेम, टोटल एसेट भी सेम। व्हाट कन्वर्जन? नेक्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड जब कंपनी डिक्लेयर कर रहा है तो रिजर्व सरप्लस कम हो जाएगा। डिक्लेरेशन फाइनल डिविडेंड जब होगा तो हमारा रिजर्व सरप्लस कम हो जाएगा, करंट लायबिलिटी बढ़ जाता है, लास्ट डे डिस्कस किए थे इसको, तो डिक्रीज आ जाएगा। क्लियर?